नीट के उनको ख़त्म कर देते हैं। तो पहले ये बताओ मेरा चश्मा कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। अरे चश्मा मैंने लगाया एक्चुअली इसलिए मेरी आँखों में थोड़ी दिक्कत हो गई है, इसलिए मैं चश्मा लगा रहा हूँ आजकल डेली। ये वाला वो वाला काम नहीं आ रहा, वो वाला तो ये वाला लगा लिया। चलो ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जिसका नाम है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड रफ सरफेस AC। एक ब्लॉक है जो रफ सरफेस AC वो वाला AC नहीं, ये वाला AC। कौन सा AC? ये वाला AC, इस AC ये AC पे रखा हुआ और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, इन दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू आपको दे रखा है 1/√3। द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक विल बी, इस ब्लॉक पर नेट फोर्स कितना होगा ये आपको बताना है। तो भाई और बहनें, नेट फोर्स बताने के लिए एक बार ये देख लें क्या ये ब्लॉक मूव भी कर रहा है या यहीं पे पड़ा हुआ है। यदि यहीं पे पड़ा हुआ है तो इस पर नेट फोर्स जीरो ही होगा ना। कोई बॉडी यदि चल नहीं रही उसका एक्सेलरेशन जीरो है भाई। ये रेस्ट पे है, यदि किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है और वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी ना। यदि किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो और वो इनिशियली रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। लेकिन यदि इसकी कुछ वेलोसिटी होती इनिशियली और तब इस पे नेट फोर्स जीरो होता तो ये उसी वेलोसिटी से चलती रहती। लेकिन अपना वाला कौन सा केस है? फर्स्ट केस है, मतलब ये रेस्ट पर पड़ी हुई है। तो देख लेते हैं इस पर कहीं नेट फोर्स जीरो तो नहीं है। तो इसके लिए आपको पहले निकालना होगा एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज ये आपको जैसा कि पता है टेन थीटा होता है म्यू के इक्वल। थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू, ये तो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल देते हैं। टेन इनवर्स म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 1/√3। और जैसा कि आपको पता होगा साइन 30 की वैल्यू क्या होती है भाइयों? 1/2। एंड cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा अपन cos थीटा यदि करोगे जाएगी 1/√3। एंड यहाँ से पता चला कि भाई थीटा की वैल्यू तो 30 आ रही है और यहाँ पर जो एंगल दे रखा है इस प्लेन का वो भी 30 है। मतलब ये तो एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल हो गया। और यदि ये एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल हो गया तो दोस्तों क्या आपको पता है ये ब्लॉक यहाँ पर स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि इस वाले एंगल से जस्ट थोड़ा सा बढ़ाओगे तब ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा। एंगल ऑफ रिपोज वही तो होता है जिस पर यदि इंक्लाइन प्लेन का एंगल उस एंगल से ज़्यादा कर दोगे तो ही वो ब्लॉक उस पर मूव करना स्टार्ट करेगा। अदरवाइज उस एंगल पर और उस एंगल से कम पर ब्लॉक मूव नहीं करेगा। मूव नहीं कर रहा मतलब उस पर नेट फोर्स ज़ीरो है। तो यहाँ से अपने को पता चला कि इस पर नेट फोर्स ज़ीरो है भाई। क्यों ज़ीरो आप समझे ना? क्योंकि ये यहाँ पर रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रखा हुआ है, चल नहीं रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इसके लिए जो एंगल की वैल्यू आई वो 30 डिग्री आ रही है। 30 से कम आती 25 20 कुछ भी आती तो भी ये रेस्ट पे ही पड़ा रहता, तो भी ये नहीं चलता। यदि एंगल और रिपोज से एंगल बढ़ा देते 31 कर देते तब ये आगे चलना स्टार्ट कर देता। तब इस पर कुछ ना कुछ नेट फोर्स होता जिसकी अपन चर्चा कर लेते यदि ऐसा होता तो। लेकिन अभी है नहीं तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? ज़ीरो। तो इसका आंसर आ जाएगा ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम shown in figure. The coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.05. ओके, जी की वैल्यू 10 लेनी है। मास ऑफ द स्ट्रिंग इज नेग्लिजिबल, स्ट्रिंग का मास कुछ है नहीं, नेग्लिजिबल है। नो अदर फ्रिक्शन एग्जिस्ट, और कोई फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं करता भाइयों और बहनों, क्योंकि ये जो पूरा सिस्टम है इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये पूरा सिस्टम मान सकते हो कि नहीं मान सकते? आप बिल्कुल मान सकते हो, क्योंकि दोनों के दोनों सेम एक्सिलेशन से चलेंगे। क्योंकि दोनों के बीच में कैसा मोशन है? कंस्ट्रेंट मोशन है। एक चलेगा तो दूसरे को चलना ही पड़ेगा मजबूरी में। वो मना नहीं कर सकता कि भाई तू निकल जा, मैं नहीं आ रहा, मुझे घर पे कुछ काम है, मेरे, ऐसा नहीं कर सकते भाई। क्योंकि कंस्ट्रेंट मोशन है, एक चलेगा दूसरे को चलना ही पड़ेगा। तो इससे क्या पता चला कि भाई इसको एक सिस्टम मान सकते हो। तो इसको सिस्टम मानोगे तो सिस्टम में नेट फोर्स कितना लगेगा? इस पर एक फोर्स लगेगा mg मतलब m10 है, सॉरी m2 है, g10 है, तो ये 20 हो गया। और इस पर एक्सटर्नल फोर्स इधर देखें तो म्यू इंटू एन भाई ये लगेगा ना। यदि मैंने इसको पूरे को दोनों को सिस्टम मान लिया तो इस पर एक्सटर्नल फोर्स एक तो इधर बचेगा एक इधर, तो म्यू की वैल्यू इसमें दे रखी है 0.05 एन हो जाएगा इस केस के लिए। इस पर यदि एम जी है तो ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल टू एम जी, तो एन की वैल्यू एम जी में रख दूंगा। तो एम कितना इसके लिए 10, जी की वैल्यू 10, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई 5। तो इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स है कितना? 20
ठीक है, इस डायरेक्शन में, और ये लगेगा भाई फ्रिक्शन पीछे, क्योंकि ये आगे मूव कर रही है ट्रॉली, तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 5, तो एफ नेट ही आएगा, ये रहा। मास टोटल कितना है इसका सिस्टम का 12 इंटू इसका एक्सेलरेशन, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आई 15/12। ठीक है ये हो जाएगा 3 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.25 आ रहा है। इसको करने का दूसरा भी तरीका है, यदि वो आपसे टेंशन पूछ लेता, ये तो आंसर आ गया ना 1.25, यदि वो आपसे टेंशन पूछ लेता तो आपकी टेंशन बढ़ जाती क्या नहीं बढ़ती यार? आप टेंशन लेने वाले हो क्या? अरे आप टेंशन लोगे क्या? नहीं लोगे आप तो सीधा इसका डायग्राम ऐसे बना देते, यहाँ पर 20 मतलब mg, इधर लगती टेंशन, फिर इधर टेंशन, इस पर म्यू इंटू एन की वैल्यू आई थी 5, तो इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 लिख दे, 20 माइनस टी इक्वस टू 2 इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन इसके लिए टी माइनस पीछे की तरफ इस पर 5 इक्वस टू 5 इंटू ए। यहाँ से भी एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालोगे तो सेम ही आएगी, यहाँ से सॉरी नहीं, वैल्यू तो सेम ही आएगी, लेकिन ये मैंने 5 एक ऐसे लिख दिया, इसका मास तो 10 है ना, ये वाला मास 10, तो 10 इंटू ए, तो यहाँ से भी आप वैल्यू निकालोगे तो एक्सीलरेशन की सेम आएगी। तो करके दिखा दूँ कि दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो मित्रों, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे तो बचेगा 15, क्योंकि टी से टी तो कट हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 माइनस, इधर बचेगा 12 है, तो यहाँ से भी एक्सीलरेशन की वही वैल्यू आ रही है जो अभी मैंने निकाली है। क्या कोई डाउट है? आंसर वही है रे। और इसमें यदि टी ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे, किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दोगे तो आपकी टेंशन की वैल्यू भी आ जाएगी। तो यदि टेंशन निकालना तो ऐसे निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा इनमें से इनकरेक्ट है? फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन, क्या जो फ्रिक्शनल फोर्स है रिलेटिव मोशन का अपोज करता है? हाँ, ये बताते बताते तो मैं थक गया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है तो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, ये तो मैंने कितनी बार बताया आपको फ्रिक्शन। नेक्स्ट पार्ट बी, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो होता है म्यू इंटू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन की यही वैल्यू होती है, तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन की, ये भी बात सही है, फर्स्ट भी सही है तो सेकंड भी सही है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, यदि एक व्हील हो भाई, व्हील मतलब रोल कर रहे हैं, रोलर हो कोई, रोल करने वाले पार्ट के बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग, यदि कोई स्लाइड कर रहा है सरफेस पे, होती है भाई, कम होती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम एरिया, मतलब एक पॉइंट कांटेक्ट में होता है, जस्ट एक पॉइंट एक टाइम पे कांटेक्ट में होता है रोलिंग फ्रिक्शन में। जब सरफेस इतनी ज़्यादा कम कांटेक्ट में है, इतनी छोटा सा पार्ट कांटेक्ट में रहता है इसमें, तो यहाँ पर जो जनरली जो फ्रिक्शन की वैल्यू आती है रोलिंग के टाइम पे वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग के टाइम पर फ्रिक्शन के। स्लाइडिंग के टाइम पे फ्रिक्शन के कंपेरिजन में रोलिंग की वैल्यू कम होती है। स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन में ये डिफरेंस है एक मेन, कि तभी तो देखो साइकिल के टायर कैसे क्यों बनाए गए, ऐसा बनाया था रोलर मतलब एक ब्लॉक जैसा बना देते तो वहाँ पे स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता, लेकिन रोलर बना दिए तो रोलर की वजह से भी फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती, तो ये थर्ड पार्ट भी सही है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग हैज़ डायमेंशन ऑफ लेंथ, अच्छा यदि आपको ये तीनों ऑप्शन समझ नहीं भी आ रहे हैं तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को देख के इसका आंसर तो कर ही सकते हो कि ये फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें से एक ही करेक्ट था भाई, इन ऑप्शन में से चारों में से एक ही करेक्ट था, या एक ही इनकरेक्ट था, एक ही इनकरेक्ट था, और आपने देख लिया, तुरंत ही पहचान लिया कि फोर्थ वाला इनकरेक्ट है, तो बाकी देखने की ज़रूरत है कि आपको नहीं देखने की ज़रूरत, क्योंकि आंसर तो एक ही है इनमें से। और आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसकी कोई डायमेंशन होती है क्या? अरे बोलो, क्या नहीं होती ना, तो इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं होती, ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई लेंथ वगैरह कोई डायरेक्शन नहीं होती। यदि मैं बोलूँ आपसे, जैसे अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं तो वो क्या होता है म्यू इंटू एन, ठीक है, एफ एल मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये क्या है फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, ये यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आता है, इसकी भी यूनिट न्यूटन, दोनों की यूनिट न्यूटन है, तो म्यू की वैल्यू, म्यू की यूनिट क्या बची? नो यूनिट, नो यूनिट मतलब नो डायमेंशन, मतलब इसकी कोई डायमेंशन कोई यूनिट नहीं होती है। ओके, तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, मतलब अपने लिए करेक्ट आंसर ये है, लेकिन इन चारों में से इनकरेक्ट कौन सा है? डी ऑप्शन। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन में एक ब्यूटीफुल चीज़ है, यदि यही सेम क्वेश्चन आपको डायग्राम बना के दे देता वो, तो आप इसका धुआं धुआं देखते ही कर देते, लेकिन इस क्वेश्चन को उसने जानबूझ के थोड़ा लेंथी
मतलब पूरा का पूरा इसने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया, इसलिए आपको ये लेंथी लगेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, है कुछ भी नहीं इसके अंदर, लेकिन इसने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया। IIT JEE एडवांस में ऐसा मज़ा आता है भाई। वहाँ पे क्या करते हैं वो कि क्वेश्चन भले ही कितना इजी होगा, लेकिन आपको लैंग्वेज में लिख के दे देंगे पूरा। तो आप ये सोचोगे कि यार ये क्वेश्चन तो बड़ा लग रहा है, टफ होगा, तो छोड़ देते हैं। लेकिन एक्चुअली में आपको पढ़ोगे, इसको इंटरप्रेट करोगे अच्छी तरह से, आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, इजी क्वेश्चन। तो देख लेते हैं एक बार। अ ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। एक ब्लॉक है जिसका मास m1 है, जो कि हॉरिजॉन्टल टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। अ लाइट स्ट्रिंग कनेक्टेड टू इट। एक लाइट स्ट्रिंग इससे कनेक्टेड है जो पास ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली एट एज ऑफ टेबल। अच्छा, एक टेबल है जिस पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसी टेबल है, इस पे इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रिंग लगाई और टेबल के एंड पर एक फ्रिक्शनलेस पुली यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दी इसे स्ट्रिंग। अच्छा, इट अनदर एंड, इसके दूसरे एंड से, इस रोप है ना उसके दूसरे स्ट्रिंग के दूसरे एंड से एक दूसरा ब्लॉक कनेक्टेड है बी, जिसका मास है m2, ठीक है। ये ए था और ये बी था। देखो अब कितना इजी हो गया, यदि ये डायग्राम बना के दे देता तो इस क्वेश्चन में है ही क्या। अब इसने बोला है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड टेबल इज म्यू के। इन दोनों के बीच में जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो म्यू के है, ठीक है। व्हेन ब्लॉक ए इज स्लाइडिंग ऑन टेबल। अच्छा, ब्लॉक ए क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, इसने खुद बोल दिया ब्लॉक ए स्लाइड कर रहा है, इसने बोल दिया ऐसा। तो यहाँ पे अपने को म्यू के काम में लेना पड़ेगा, म्यू के काम में लेना पड़ेगा। टेंशन इन स्ट्रिंग एज, तो आपसे सिर्फ टेंशन, अब इसमें है ही क्या बताओ क्वेश्चन। अभी तो ऐसा क्वेश्चन किया है, आपको सिर्फ ये वैल्यू बतानी है। तो भाई ये m2z, बोलो z, इधर t, इधर पीछे लगेगा म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन मतलब m1 इंटू जी। अच्छा, यदि इसने टेंशन पूछ लिया इसलिए मुझे ये पूरा करना पड़ेगा। यदि ये एक्सेलरेशन पूछता, तो मैं दोनों को क्या मान लेता, एक सिस्टम। सिस्टम मान सकता था, बिल्कुल मान सकता था। क्यों मान सकता था सिस्टम, इसलिए मान सकता था कि दोनों साथ साथ मूव करेंगे, कंस्टेंट मोशन है, मतलब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन वही होगा जो दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन होगा। तो मैं नेट फोर्स इसमें कितना लगाता, m2z माइनस पीछे की साइड में लगता एम म्यू के इंटू m1z अपॉन पूरे सिस्टम का मास m1 प्लस m2। ये एक्सीलेशन हो जाता पूरे सिस्टम का। लेकिन इसने एक्सीलेशन नहीं पूछा, टेंशन पूछा है, तो अपने को दोनों इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। फर्स्ट लिखते हैं इसके लिए इक्वेशन, जिसकी वैल्यू होगी m2z माइनस t इक्वल टू m2 इंटू ए, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके लिए ब्लॉक ए के लिए इक्वेशन हो जाएगी t माइनस म्यू के इंटू m1z, ठीक है, क्योंकि t1 आगे की डायरेक्शन में लग रहा है, म्यू2 इंटू m1z पीछे लग रहा है, इक्वल टू m1 इंटू ए। टू इक्वेशन, टू वेरिएबल, एक तो एक्सीलरेशन और एक टेंशन। तो एक्सीलरेशन तो आपने यहाँ से भी निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल सकते हो, और टेंशन निकालनी है आपको तो टेंशन इजीली निकाल पाओगे। टेंशन में टेंशन नहीं लेनी है आपको, आप बोलोगे नहीं मैं तो लूँगा, नहीं मैं तो लूँगा जी टेंशन, मुझे तो टेंशन लेनी है। तो मैं कहूँगा बच्चे, अरे भोले बच्चे, इन दोनों को डिवाइड करते तू, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर दे, तो ए से ए तो कट जाएगा, सिर्फ तुझे टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी यदि तू इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेगा तो। अब मैथमेटिकल सवाल बचा है, इसमें कुछ बचा नहीं है कंसेप्चुअली, तो मैथमेटिक्स आप अपने आप कर लेना इसको, इसमें कुछ बड़ी बात अब बची नहीं है, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर देना और टी की वैल्यू निकाल देना। ओके, you can find out the value of t easily. Now we'll move towards next question. A plank with a box on it at one end is gradually raised above the another end. Okay, एक प्लांक सरफेस है भाई, जिसको धीरे धीरे ये वाली जो सरफेस है ना, ये वाली, इसको धीरे धीरे, पहले कम एंगल होगा ऐसा कुछ, θ1 मान लेता हूँ, ऐसे ऐसे एंगल बढ़ाते गए ऊपर की साइड, इसको स्लाइड करते जा रहे हो, ऐसा ये बोल रहा है, ठीक है भाई, करते जाओ। तो इसने क्या बोला, एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री। जैसे ये एंगल 30 डिग्री रीच करता है, द बॉक्स स्टार्ट टू स्लिप। उसी टाइम पर ये बॉक्स स्लिप करना स्टार्ट कर देता है। इससे क्या पता चल रहा है कि इसके लिए एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ रिपोज है, क्योंकि इससे जैसे ही एंगल बढ़ाओगे ये नीचे स्लिप करना स्टार्ट कर देगा। 30 या 30 से कम पर ये स्लिप नहीं कर रहा, इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज हो गया 30। तो क्या आप यहाँ से म्यू एस की वैल्यू निकाल सकते हो, अरे बोलो टेन थीटा इक्वस टू क्या होता है, म्यू एस ही होता है। तो थीटा इक्वस टू टेन इनवर्स म्यू एस। म्यू एस मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट, स्टैटिक फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, दोनों ही की बात है। ये वैल्यू यहाँ से निकाल दोगे आप, क्योंकि आपको थीटा की वैल्यू पता चल गई, तो क्या म्यू एस निकाल दोगे,
तो म्यू एस इक्वल्स टू टेन ऑफ थीटा मतलब टेन ऑफ 30, और टेन ऑफ 30 की वैल्यू अभी अभी देखी थी 1/√3, 1/√3। अब आप बोलोगे मुझसे ही बोलोगे आप कि सर मुझे पता है कि √3 की वैल्यू तो 1.732 होती है, लेकिन 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 आंसर में 1/1.732 का आंसर निकालूं कैसे? मुझे तो नहीं पता सर, इसको कैसे करूं? इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, इसके लिए आपको लगानी है ट्रिक। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 ऑप्शन 1 2 3 4। एक में वैल्यू दी गई थी भाई 0.4, एक में 0.5, एक में 0.5 या 0.6, एक में 0.4, कुछ भी ऐसी वैल्यू दी गई है आपको, ठीक है? 4 वैल्यू है। अब आपको क्या करना है भाई, इसका रिवर्स ही तो यहाँ पे दिया गया है, 1/1.732 का रिवर्स ही तो दिया गया है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन का रिवर्स कर लेना भाई। तो जो वैल्यू इसके ज़्यादा करीब हो, इन चारों वैल्यू में से जो वैल्यू इसके ज़्यादा करीब आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? यदि मैं इसको करता हूँ तो ये कितना आ रहा है 2.5, तो ये तो इसके करीब नहीं है, 1.732 के नहीं, ये आंसर नहीं होगा। इसको मैं करता हूँ तो ये वैल्यू आ रही है 2 एज़ कम्पेयर टू 2.5, ये वैल्यू इसके करीब है, ठीक है? पर ये इसको मैं करता हूँ तो ये आ रही है 5, तो ये तो 5 तो बहुत ज़्यादा हो गया 1.732। अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू आ रही है 5/3, 5/3 मतलब 3 1 जा 3.2 1.666। तो इन चारों में से सबसे करीब वैल्यू ये आ रही है इसके 1.732 के, इसका मतलब ये ऑप्शन आपको क्लिक करना था। समझ गया कैसे आप निकालोगे आंसर? ऐसे यदि आपको 1.732 का डिवाइड करके नहीं देखना, आपको ऑप्शन से देखना है कौन सी वैल्यू इसके सबसे ज़्यादा पास में है, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसने दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है आपसे, दूसरा क्वेश्चन भी पूछा है। इसने पूछा कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जैसे ही मैं 30 से ऊपर करता हूँ तो ये चलना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, आपने यहाँ से म्यू एस की वैल्यू निकाल ली, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल दिया। लेकिन ये आपसे बोल रहा है कि जैसे फिर क्या करता है, ये बॉक्स जब चलना स्टार्ट करता है ना, तब चलना स्टार्ट करता है तो 4 मीटर नीचे चला जाता है 4 सेकेंड में। 4 मीटर नीचे यहाँ से जाएगा 4 सेकेंड, 4 मीटर नीचे, ये 4 मीटर लेंथ कवर कर लेता है कितने 4 सेकंड में। तो आपसे पूछा कि अब इसका काइनेटिक फ्रिक्शन बताओ, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा यहाँ पे। तो इसने पूछा कि अब काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बताओ। अब बोलो इसको कैसे करोगे? अब देखो इस पे ये एम है, इसका नीचे एम जी लग रहा होगा भाई। इस डायरेक्शन में जो एंगल, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो होता है एम जी साइन ऑफ थीटा, ये तो आपको पता होना चाहिए। और पीछे की डायरेक्शन में लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के की वैल्यू होगी म्यू के इंटू एन की वैल्यू अब आएगी एम जी कॉस थीटा, क्योंकि नीचे लगेगा यहाँ पर एम जी कॉस ऑफ थीटा और ऊपर लगेगा एन, तो एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगी। यहाँ से एफ के की वैल्यू आ गई जी, आ गई। क्या यहाँ से एक्सलेशन निकाल सकते हो? एफ नेट कितना है यहाँ पर, नीचे की डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा माइनस पीछे की डायरेक्शन में म्यू के इंटू एम जी कॉस थीटा। यहाँ से एफ नेट की वैल्यू ये आ गई, एफ नेट इक्वल टू एम जी कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अच्छा आप बोलोगे सर इतना करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है यार, हर बार आप ये नहीं करोगे। आप याद रखना, अब ये यदि कोई ब्लॉक स्लाइड कर रहा होता है किसी इंक्लाइन सरफेस पे, तो इसके लिए नेट फोर्स नीचे की डायरेक्शन में कितना होता है, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। यहाँ से एफ नेट को यदि मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दूँ मैं, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा, यहाँ से क्या आपको जी की ए की वैल्यू मिल जाएगी, इसका एक्सेलरेशन कितना है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। अब इसने बोल दिया आपको एक्सेलरेशन मिल गया, यहाँ से इसने बोल दिया 4 सेकंड में 4 मीटर दूरी तय कर लेता है। तो बताओ कौन सी इक्वेशन लगाओगे? 4 सेकंड मतलब टाइम दे रखा है और 4 मीटर मतलब आपको डिस्टेंस दे रखी, तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें मतलब डिस्प्लेसमेंट भी आता है और टाइम भी आता है? तो मेरे हिसाब से तो दूसरी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जू टी स्क्वेयर, एज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जू टी स्क्वेयर। एस की वैल्यू कितनी है 4 मीटर, ओके। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है भाई, इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन अभी अभी देखा जी साइन थीटा, साइन कितना हो जाएगा 30
माइनस म्यू के, यहाँ पर म्यू के आएगा ना, अभी चल रहा है तो म्यू के होगा, पीछे गिराया जाए, म्यू के इंटू कॉस थीटा कॉस 30 इंटू टी स्क्वायर, टी मतलब 4 का स्क्वायर ये। तो यहाँ से क्या आप म्यू के की वैल्यू निकाल दोगे, यहाँ से क्या आप म्यू के की वैल्यू निकाल दोगे? अरे बोलो अब जी की वैल्यू 10 लेनी है, साइन 30 1/2 माइनस म्यू के इंटू कॉस 30 √3/2 इंटू 4 4 16। इसको आपको सॉल्व करना है और म्यू के की वैल्यू निकालनी है, और म्यू के की वैल्यू आएगी यहाँ से 0.5। तो यहाँ से 0.5 आपको वैल्यू निकालनी है आपको सॉल्व करके। तो आपको क्या पता चल जाएगा कि म्यू एस की वैल्यू 0.6 है एंड म्यू के की वैल्यू 0.5 है। तो एक ऑप्शन है इसमें जिसमें लिखा हुआ है कि म्यू एस 0.6 कॉमा म्यू के 0.5, उसी को आपको टिक करना है और टिक करते हुए आगे बढ़ जाना है। ये याद रखना, उसने पहले म्यू एस पूछा था तो पहले लिखा होना चाहिए म्यू एस की वैल्यू, मतलब पहले म्यू जिसमें 0.6 है और दूसरे नंबर पे 0.5 है वो वैल्यू। एक ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है 0.5 इंटू 0.6, इसको क्लिक कर दिया तो आप भी 0 सन्नाटा ले पाओगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि पहले इसने म्यू एस की वैल्यू पूछी है ना कि म्यू के की। ये 0.5 तो अपनी म्यू के की वैल्यू आएगी ना, जो कि दूसरे नंबर पे होनी चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका वो ऑप्शन करेक्ट हुआ जिसमें पहले 0.6 बाद में 0.5 लिखा हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, द अपर हाफ ऑफ इंक्लाइंड सरफेस ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ वाइल लोअर हाफ इज रफ। ओके, पहला हाफ जो है इसको मान लेता हूँ ये एस डिस्टेंस है, एस पहला हाफ मतलब एस, दूसरा हाफ बचा हुआ मतलब ये दोनों इक्वली होंगे, हाफ हाफ बोल दिया तो ये भी एस। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अपर हाफ स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ तक, ठीक है, इस वाले पॉइंट तक नो फ्रिक्शन, म्यू की वैल्यू 0 है। इसके बाद में इसने बताया कि इसके बाद में सरफेस रफ है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ म्यू है, ठीक है मान लेता हूँ। ए ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट टॉप, एक ब्लॉक यहाँ से चलना स्टार्ट करता है रेस्ट से, टॉप ऑफ द प्लेन विल अगेन कम टू रेस्ट एट बॉटम, ये अगेन यहाँ पे जब पहुँचता है तो भाई वापस रेस्ट पे आ जाता है। इफ तो इसको आपको बताना है कि इस वाले सरफेस में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है वो क्या होगी, कोई बात नहीं, वेरी इजी। पहले ये देखो यहाँ पर आके इसकी वेलोसिटी हो कितनी जाएगी, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या वेलोसिटी निकालने का यही सबसे अच्छी इक्वेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर टाइम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम की कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, वो है थर्ड इक्वेशन ओनली। क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू यू प्लस एटी में भी टाइम आता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में भी टाइम आता है, लेकिन थर्ड इक्वेशन ऐसी इसमें कोई टाइम का जिक्र नहीं होता है। तो मतलब ये वाली इक्वेशन परफेक्ट है। तो यहाँ पर वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट कर रहा था तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है भाई, एक्सेलरेशन कितना होता है अभी मैंने निकाला था, जब रफ सरफेस होती है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने अभी अभी निकाली थी, पहले अभी अभी निकाली थी, वो आती है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, अभी अभी निकाली है। ए की वैल्यू ये अभी अभी निकाली जब फ्रिक्शन हो सरफेस में, म्यू के अभी किया था ना पिछले क्वेश्चन में, अरे बच्चों यही निकाली ना, ये रही ए की वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। यदि फ्रिक्शन नहीं होगा, यदि फ्रिक्शन नहीं है मतलब म्यू 0 हो जाएगा, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आएगी जी साइन थीटा। यदि फ्रिक्शन नहीं है तो ए की वैल्यू सिर्फ जी साइन थीटा आती है। ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें म्यू की वैल्यू 0 कर दो। और दूसरा तरीका भी है देखने का भाई, दूसरा तरीका भी है देखने का, क्योंकि ये यहाँ से रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, इस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, एम जी, और एम जी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वो होता है एम जी साइन ऑफ थीटा, इसके परपेंडिकुलर जो होता है वो होता है एम जी कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा, मतलब नेट फोर्स कितना है एम इंटू ए, नेट फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आती है जी साइन थीटा। वहाँ पर नेट फोर्स कितना लगता है, ये तो लगता ही है, और पीछे म्यू के इंटू एन भी लगता है जब फ्रिक्शन फोर्स होता है, जब फ्रिक्शन फोर्स होता है तब म्यू के इंटू एम जी कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि म्यू के इंटू एन होता है और एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा हो जाती है इस केस में। ठीक है ठीक है ना, ये बात आप समझ गए ना, समझ गए। तो इसलिए वहाँ पे वैल्यू आती है जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा जब फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है तब। लेकिन क्योंकि अभी फर्स्ट पार्ट में यहाँ से इनिशियल से लेके जब तक ये एज डिस्टेंस तय नहीं कर लेता, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ए की वैल्यू जी साइन थीटा आती है, दोनों तरह से मैंने बता दिया। तो ए की वैल्यू जी साइन थीटा
इंटू एस, तो एस ही है। अब सेकंड हाफ के लिए मैं देखूँ यहाँ पे आके ये वापस रुक गया, तो ये इक्वेशन वापस लगा देता हूँ इस वाले हाफ के लिए। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। ये वाली डिस्टेंस दोनों में सेम, डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम है, यहाँ पर भी एस, पहले वाले में भी एस, तो ये तो सेम एस ही रहेगा। अब फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जब नीचे पहुँच जाएगा तो हो जाएगी 0, तो 0 का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब अब ये इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की मोशन की बात हो रही है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की मोशन की बात हो रही है, मतलब इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी वो हो जाएगी जो पहले पार्ट की फाइनल वेलोसिटी थी। बिल्कुल सही है। तो यू स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी 2g sin थीटा एस, मिल गई, प्लस 2। अब इस पार्ट का एक्सीलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा इंटू एस। बस इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है और आपको मिल जाएगी भाई कि इसके म्यू और इसमें क्या रिलेशन है। तो मैं कर दूंगी आपके लिए, खेड़ दूंगी। पहले तो मैं इसको इधर ले जाता हूँ, ये माइनस साइन के साथ पहुँच जाएगा उधर, क्या हो जाएगा 2g साइन थीटा एस इक्वल टू 2g एस साइन ऑफ थीटा माइनस म्यू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से 2gs से 2gs गया जी, ये माइनस आ गया उधर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ कि इस म्यू कॉस थीटा को उधर ले जाता हूँ और साइन थीटा को इधर ले जाता हूँ। तो म्यू कॉस थीटा माइनस के साथ है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा म्यू इंटू कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा उधर माइनस के साथ है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा। तो यहाँ से जो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैं इधर लिख दूँ क्योंकि यहाँ मेरा फोटो आ रहा होगा, तो म्यू इक्वल्स टू 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आई 2 टेन थीटा। क्या क्वेश्चन टफ था? बिल्कुल नहीं था, मैंने बताया तो आपको लेंदी लगा होगा, वरना ये क्वेश्चन हार्डली 10 to 20 सेकेंड में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन स्पीड। It will take hardly 10 to 20 seconds. Okay, now we'll move first. Next question. What is the next question? A convenient belt is moving at a constant speed of this. एक conveyor belt है जो इतनी स्पीड से मूव कर रही है। A box is gently है, ये gently धीरे से, gently नहीं gently, GENTLY जेंटली धीरे से इस पर ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, धीरे से इस पर रख दिया एक ब्लॉक एक बेल्ट पे जो कि कितने स्पीड से चल रही थी 2 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम, मतलब इस ब्लॉक के और बेल्ट के बीच में जो म्यू की वैल्यू है वो है 0.5। यदि इसके बीच में 0.5 की वैल्यू है, 0.5 की वैल्यू है, 0.5 की वैल्यू है, अच्छी बात है। तो इसके लिए F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन है, यहाँ पर दोनों के बीच में फ्रिक्शन। नेट फोर्स क्या है यहाँ पर, नेट फोर्स कौन सा लगेगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि इसकी इनिशियली कोई भी इस पर कोई फोर्स लगा के नहीं छोड़ा है, तो इस पर सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा होगा। और नेट फोर्स कितना है इस पर, सिर्फ फ्रिक्शन है, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू एन, एन की जगह एम जी, क्योंकि इस पर जो एम जी की वैल्यू होगी ब्लॉक पर वही एन होगा। ठीक है, यहाँ से नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू इंटू जी। अच्छा, ये एक्सेलरेशन करेगा क्या, एक्सेलरेशन इसको रोकने का काम करेगा भाई, एक्सेलरेशन इसको रोकने का काम करेगा, क्योंकि ये अब पहले इनिशियली ये रिलेटिव मोशन कर रहा था ये ब्लॉक इसके रेस्पेक्ट में, तो कब तक रिलेटिव मोशन करता रहेगा देखते हैं। तो ये ए की वैल्यू कितनी आई, म्यू इंटू जी, म्यू की वैल्यू 0.5, जी की वैल्यू 10, तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअली में क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स का एक्सेलरेशन मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा भाई, कम करने की कोशिश करेगा। तो ये रेस्ट पे कब आ जाएगा, जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाए। तो लगा दूँ ये इक्वेशन, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 फाइनल वेलोसिटी हो जाए इसकी 0। इनिशियली इसकी वेलोसिटी आपको दे रखी है 2 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन नहीं एक्चुअली में डी एक्सेलरेशन है, या फिर मैं बोलूँ ये रिटार्डेशन है, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, मतलब एक्सेलरेशन कैसा हो गया, नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मतलब वैल्यू नेगेटिव के साथ लिख देता हूँ मैं, इंटू एस, कितनी दूरी पर जाके ये वेलोसिटी फाइनली 0 हो जाएगी। तो यहाँ से एस की वैल्यू आप निकाल सकते हो 4/10
मतलब 0.5 मीटर। तो इसके रिलेटिव मोशन करेगा 0.5 मीटर तक, इसके बाद ये रेस्ट में आ जाएगा। इसके बाद में ये बेल्ट के साथ साथ में मूव करने लगेगा। अरे बच्चों बोलो जी। ये बात आपको समझ आई? मैंने नेगेटिव वैल्यू के लिए ये बात आपको समझ आई या नहीं? पहले ये बात बताओ मुझे। नेगेटिव वैल्यू इसलिए लिए बच्चों को क्योंकि यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन आ रहा था। मतलब एक्चुअली में ये क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोजेज द रिलेटिव मोशन। तो जो भी रिलेटिव मोशन के बीच में हो रही होगी उसको अपोज करना चाहेगा। तो रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, मतलब फ्रिक्शन नेगेटिव वैल्यू मैंने कंसिडर करी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रामोफोन रिकॉर्ड इज रिवॉल्विंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। अच्छा, एक ग्रामोफोन है जो कि एंगुलर वेलोसिटी क्या है इसकी, ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, ये ग्रामोफोन है, ये रिवॉल्व कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से। अ कॉइन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिकॉर्ड। एक कॉइन इस जगह से यहाँ से आर दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, ये सिक्का ही रखा हुआ है। द स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। इन दोनों के बीच में स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। द कॉइन विल रिवॉल्व विद द रिकॉर्ड इफ। अच्छा, जो कॉइन है वो इसके साथ कब तक रिवॉल्व करेगा ये पूछ रहा है। क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होगा, जैसे देखो इस पे एक वैल्यू, एक चीज़ लग रही होगी बाहर की तरफ, क्या, एम आर ओमेगा स्क्वायर। क्या है ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंटर से दूर जाता हुआ फोर्स लगेगा। यदि मैं इस मोशन को इस डिस्क के ऊपर बैठ के ही देखूं तो, ठीक है, क्योंकि जब मैं इसके मोशन को इसके ऊपर बैठ के देखूंगा तो ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर लगेगा। अब आप ये बोल दोगे कि नहीं, मैं इस डिस्क के ऊपर बैठ के नहीं देख रहा मोशन को, अब मैं तो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेट अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो इस पर नेट सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स। नेट सेंटर की तरफ सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर नेट फ्रिक्शन, नेट फोर्स लग रहा है म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। ठीक है, नेट सेंटर की तरफ सिर्फ ये ही फोर्स लग रहा है। जब तक नेट सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स की वैल्यू ज़्यादा या बराबर होगी एम आर ओमेगा स्क्वायर से, जब तक ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तब तक ये साथ मूव करेंगे। जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स कम पड़ने लग गया, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो गई, तो ये सिक्का बाहर भाग जाएगा। यदि मैं इसको मोशन को समझूँ इस पे बैठ के ही, तो मैं आपको बताता हूँ, इस पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और अंदर की साइड एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन कौन सा फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब ये सिक्का जस्ट बाहर निकलने वाला होगा तब इस पर म्यू इंटू एन फोर्स लगेगा। यदि सिक्का बाहर नहीं निकल रहा, मतलब इस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम फ्रिक्शन लग रहा होगा, जिसकी वैल्यू म्यू इंटू एन नहीं होगी, इससे कम होगी, और इसकी वैल्यू अपन डायरेक्टली कुछ भी फॉर्मूला उसका नहीं होता, वो जस्ट इस फोर्स के इक्वल होगा। जितनी वैल्यू बाहर फोर्स की होगी उतनी वैल्यू अंदर इस फ्रिक्शन की होगी। पर आपने स्पीड इतनी बढ़ा दी कि यहाँ पर अब लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने लग गया। इससे ज़्यादा थोड़ी सी भी स्पीड बढ़ाई तो भाई ये फ्रिक्शन अपना कुछ संभाल नहीं पाएगा और इस सिक्का बाहर फेंक दिया जाएगा। तो आपको क्या चाहिए कि एम, यदि सिक्का के उसके साथ साथ मूव करना है तो बाहर लगने वाले फोर्स की वैल्यू लेस देन इक्वल होनी चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन से। यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा बाहर वाली वैल्यू हो गई तो ये सिक्का बाहर निकल जाएगा। यदि इससे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा हुई, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ कि बाहर निकलने वाले फोर्स की वैल्यू कम हुई फ्रिक्शन की वैल्यू से, तो ये साथ साथ में मूव करते रहेंगे। तो यहाँ से एम आर ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू एम इंटू जी। यहाँ से जो आपको वैल्यू पता चलेगी कि आपको आर की वैल्यू क्या रखनी है, आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। आर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर की लास्ट ऑप्शन यही लिखा हुआ है। नहीं 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 नहीं, आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, जो ऑप्शन होगा वही आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, ये बात समझ गया। जो भी ऑप्शन आपको ऐसे मिले कि आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू म्यू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर है, तब तक ये साथ साथ मूव करेंगे। जैसे ही आर की वैल्यू आपने इंक्रीज करी, अब ये साथ में मूव नहीं कर पाएंगे, ये बाहर फेंक दिए जाएंगे। आप समझ गए इस बात को बच्चों, भोले प्यारे बच्चों?
ये देख लेना, आपको जो भी ऑप्शन होगा वो आप इसमें टिक कर देना। ना 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 ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass m is in contact with cart c as shown in the figure. The coefficient of static friction between the block and cart is mu. ये ब्लॉक है, ये कार्ट है, इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है। एक्सीलरेशन ऑफ कार्ट दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम फॉलिंग सेटिस्फाइड। आप क्या कर रहे हो, इस वाली जो कार्ड है इसको तेज़ी से मूव करा रहे हो ए एक्सीलरेशन से। यदि आप इसको ए एक्सीलरेशन से मूव कराओगे तो मैं इस कार्ड में बैठ के ही इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो आपको पता होगा कि इस ब्लॉक पर पीछे की साइड में सूडो फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी एम ए, इसकी वैल्यू होगी एम ए। बोला बोला बोला, मैं इसमें बैठ के ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो सूडो फोर्स लगेगा। यदि बाहर से ऑब्जर्व करता तो सूडो फोर्स नहीं लगता, मैं बैठ के ऑब्जर्व कर लेता हूँ, मेरे लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। आप बिना बैठे भी बाहर निकल के भी इस मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हो, वो आपका टास्क है, वो आपको करना है। मैं इसमें बैठ के ऑब्जर्व कर लेता हूँ। इसमें सूडो फोर्स लगेगी पीछे की तरफ एम इंटू ए। इसमें पीछे की साइड फ्रिक्शन फोर्स होगी, क्यों होगी? क्योंकि इसके रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी किधर है, नीचे की साइड, क्योंकि नीचे एक फोर्स लग रही है इस पर क्या, एम जी नीचे लग रही है, मतलब इसकी टेंडेंसी टू किधर है, नीचे गिरने की। टेंडेंसी किधर है, नीचे गिरने की, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की डायरेक्शन में। अब ये बोल रहा है आपको कि ये ब्लॉक यहीं पर बना रहे, गिरे नहीं, नीचे नहीं गिरे, जस्ट गिरने वाला है लेकिन गिर नहीं रहा। तो जस्ट गिरने वाला है तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू म्यू इंटू एन। अब मुझे बताओ यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आएगी। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, जहाँ पर दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं उस वाले पॉइंट के परपेंडिकुलर, या मैं बोलूँ उस वाले एरिया के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे कांटेक्ट एरिया कौन सा, ये रहा, ये कांटेक्ट एरिया, तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन किसकी बात हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस ब्लॉक ड्यू टू दिस कार्ट। तो जिस कार्ट इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी इधर, और ये भी कार्ट पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन इधर। लेकिन क्योंकि मैं ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ अभी सिर्फ और सिर्फ इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, तो मतलब ये वाला नॉर्मल रिएक्शन काम में नहीं लेना। नॉर्मल रिएक्शन काम में लेना है इस पर लगने वाला, इस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन इधर। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अभी क्या होगी, एम जी होगी क्या, हमेशा एम जी नहीं होती, ध्यान रखना। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम ए के इक्वल होगी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन और ये, अच्छा नॉर्मल रिएक्शन इसके इक्वल क्यों होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ये इससे चिपका हुआ है ना भाई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई मोशन थोड़ी है, यदि मोशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल के फोर्स आपको बैलेंस करने पड़ेंगे, तो एन की वैल्यू आ जाएगी एम ए के इक्वल। अब क्योंकि इसने बोला है क्योंकि ये वर्टिकल मूवमेंट भी नहीं होना चाहिए, तो नीचे लगने वाला फोर्स मतलब एम जी, नीचे लगने वाला फोर्स मतलब एम जी इक्वल होना चाहिए जी ऊपर लगने वाले फोर्स के। ऊपर कितना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू एम ए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू आपने निकाल दी, जी बाई म्यू, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। कितना मज़ेदार क्वेश्चन था, इतना मज़ेदार क्वेश्चन था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block B is pushed momentarily along a horizontal surface with initial velocity v। अच्छा ठीक है, a block B, एक ब्लॉक है जिसका नाम है B, इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पुश किया गया इनिशियल वेलोसिटी v से, ठीक है। इफ म्यू, एम यू नहीं है, ये है म्यू इज कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन B एंड सरफेस। अच्छा, इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू है, ठीक है, मैंने मान ली इसकी बात। ब्लॉक बी विल कम टू रेस्ट आफ्टर ए टाइम, तो ब्लॉक बी कितने टाइम के बाद रेस्ट पे आ जाएगा, मैं मान लेता हूँ एस आफ्टर ए टाइम, मतलब टाइम पूछा ना तो टी टाइम में ये रेस्ट पे आ जाएगा, मैंने मान ली ये बात, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ये रही, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, क्योंकि इसने बोला रेस्ट पे आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू की वैल्यू वी है भाई, यहाँ पर मज़ा आ गया, यू की वैल्यू वी दे दी इसने, ऐसा हो सकता है ना, यू की वैल्यू वी दे दी, इसने बोला इनिशियल वेलोसिटी वी है, तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू मानते हैं अपन, तो यू की, और फाइनल वेलोसिटी जिसको अपन वी मानते हैं वो 0। टाइम पूछा है तो कौन सी इक्वेशन लगा दूँ, v इक्वस टू यू प्लस ए टी लगा दूँ जी, पहली इक्वेशन v इक्वस टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं, यहाँ पर डी एक्सेलरेशन होगा, या फिर मैं दूसरे शब्दों में प्यार से बोलूँ तो यहाँ पर होगा रिटार्डेशन। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लग रही है फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी, म्यू इंटू एन,
और म्यू यहाँ पर इसने एक ही दिया है। यदि ये 2 म्यू दे देता, एक म्यू एस और एक म्यू के, तो आपको म्यू के काम में लेना होता। क्यों लेना होता म्यू के काम में? इसलिए लेना होता जी, क्योंकि यहाँ पर ये बॉडी मूव कर रही है, और जब बॉडी मूव करेगी तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मैं लिख देता हूँ म्यू के इंटू एन, एन की वैल्यू एम इंटू जी। ठीक है, नेट फोर्स इस पर कितना है? नेट फोर्स इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एफ है फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी। यही है इस पर नेट फोर्स, यही इस पर नेट फोर्स है जी, म्यू के इंटू एम सी। म्यू के मैंने लिखा है, यदि दोनों अलग अलग दिए होते तब ये दिक्कत आ जाती है। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन, तो यहाँ से इसका एक्सलेशन आ गया म्यू के इंटू जी। एक्चुअली में ये एक्सलेशन नहीं है, ये है डी एक्सलेशन, आप समझ सकते हो, क्योंकि ये फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन अपोजिट रिलेटिव मोशन, मतलब एक्सलेशन इसका पीछे की डायरेक्शन, मतलब ये रिटार्डेशन हो गया। तो इसको मैं माइनस साइन के साथ लिखूँ तो कितना मजा आए, म्यू इंटू जी को। तो यहाँ से आपको निकालना है टाइम कितना लगेगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 0, क्योंकि एक टाइम के बाद इसको रोकना है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी v, एक्सलेशन की वैल्यू माइनस म्यू के इंटू जी इंटू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू आएगी v अपॉन म्यू के इंटू जी, क्योंकि इस क्वेश्चन में म्यू के और म्यू एस की वैल्यू इक्वल थी, और वो थी म्यू के इक्वल। म्यू के इक्वल टू म्यू एस इक्वल टू म्यू इसने दे रखा है, क्योंकि इसने सिर्फ म्यू दे रखा है ना, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वही काइनेटिक फ्रिक्शन है, वही म्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर v अपॉन म्यू इंटू जी आंसर हो गया। लेकिन यदि दोनों अलग अलग दे रखे होते तो आपको म्यू के काम में लेना पड़ता, म्यू एस नहीं, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन ब्लॉक ए ऑफ mass 2 kg and table as shown in figure is 0.1। ओके, यहाँ पर इन दोनों सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.1 है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम मास ऑफ ब्लॉक बी, इसका मैक्सिमम मास कितना हो, मैं मान लेता हूँ m, सो डैट टू ब्लॉक डू नॉट मूव। इसका अच्छा, अब ये समझाता हूँ। स्ट्रिंग एंड पुली आर अज्यूम टू बी स्मूथ एंड मासलेस। स्ट्रिंग और पुली जितनी भी यहाँ पे यूज करी गई हैं वो एक तो स्मूथ है और मासलेस है, मतलब जो पुली है वो अपनी मासलेस है, और जो स्ट्रिंग है वो एक्सटेंड नहीं हो सकती, और एकदम मासलेस वो भी है। दोनों पुली और स्ट्रिंग मासलेस हैं, और जो स्ट्रिंग है इन एक्सटेंसिबल है, एक्सटेंड नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात मैंने मान ली। अच्छा, इसका मास पहले कम होगा तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। जैसे जैसे इसका मास बढ़ाते जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये ब्लॉक, मतलब ये यहाँ पे जो रखा हुआ है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। मूव करना स्टार्ट, इनिशियली मूव क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे भाई एक फ्रिक्शन लग रहा होगा पीछे की डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू एफ होगी। म्यू के इंटू एन मत बोल देना, म्यू एस इंटू एन मत बोल देना। फ्रिक्शन फोर्स उतना ही लगता है जितना आगे की डायरेक्शन में टेंशन हो। तो जितनी, देखो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू मैं निकालूँ तो मैं इसका मास मान लेता हूँ एम जी, नीचे फोर्स एम जी। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही, टेंशन इक्वल टू मास इंटू जी। ठीक है, इसका मास इंटू जी, तो टेंशन की वैल्यू मास इंटू जी। तो टेंशन जितना आगे लगेगा फ्रिक्शन उतना पीछे लगता जाएगा, जब तक लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस नहीं करे। अच्छा, इसके लिए लिमिटिंग वैल्यू है कितनी, म्यू एस इंटू एन, एफ लिमिटिंग जो है म्यू एस इंटू एन, तो म्यू एस की वैल्यू 0.1 है, इंटू एन, एन मतलब एम जी, एम 2 और ये 10 एम जी। तो यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा 2 न्यूटन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है 2 न्यूटन आ जाएगा, और पीछे की डायरेक्शन में लगेगा 2 न्यूटन आ जाएगा, और पीछे की डायरेक्शन में लग जाएगा। ठीक है, यदि टेंशन की वैल्यू 2 न्यूटन से ज़्यादा हो गई तो भाई इस ब्लॉक भी आगे मूव कर जाएगा। इसने पूछा है कि इसका मैक्सिमम मास कितना हो कि ये मूव आगे नहीं कर पाए। इसका मतलब टेंशन की वैल्यू जब इसके इक्वल हो जाए तब तक ये मूव नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा हो जाएगी तो ये मूव करने लग जाएंगे। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन तक ये मूव नहीं करेगा, यही लिमिटिंग फ्रिक्शन है। मैक्सिमम मास इसका कितना हो सकता है फिर, टी इक्वल टू एम जी। टेंशन की वैल्यू 2 आ गई, मास इस वाले ब्लॉक का कितना है, m मैंने मान लिया, g 10 दे रखा है, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 0.2 kg। जैसे ही मास 0.2 kg से ज़्यादा होगा ये आगे मूव करने लग जाएंगे। लेकिन जैसा कि मुझे याद आ रहा है यहाँ पर ये 0.1 ना होके ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 था। आप एक बार चेक कर लें, यदि ये 0.2 होगा तो म्यू एस इंटू एन की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, म्यू एस इंटू एन की वैल्यू, म्यू एस है 0.2, एन मतलब एम जी, तो ये 4 आ जाएगी। यदि ये वैल्यू 4 आएगी तो यहाँ पे यदि 4 पुट करोगे तो ये 0.4 आंसर हो जाएगा। कहीं आप ऐसा बोलने लग जाओ कि सर आंसर मैच नहीं कर रहा, एक्चुअली में डेटा अलग ले लिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया इसका, कि भाई ऐसे सॉल्व करना है,
वैल्यू कुछ भी दे रखी है और जो भी आगे नीट में क्वेश्चन आएगा ऐसा थोड़ी ये पुराने वाले क्वेश्चन रिपीट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए सॉल्व कैसे करना। ठीक, समझ गए? ओके, बाय, टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, एक 10 kg का ब्लॉक है, एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। हैविंग ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, यहाँ पर सरफेस और ब्लॉक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। ठीक है, इफ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट, इस पे 100 न्यूटन का यदि फोर्स लगा दिया जाए, देन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विल बी, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, पीछे म्यू एस इंटू एन मतलब 0.5 इंटू एन मतलब एम जी, यहाँ से वैल्यू आई 50। ठीक है, पीछे नेट फोर्स कितना है इस पर? नेट फोर्स जो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, नेट फोर्स कितना है? आगे 100 माइनस 50 इक्वल टू मास कितना है इसका? 10 इंटू इसका एक्सेलरेशन, यहाँ से ए की वैल्यू आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि क्वेश्चन में जी की वैल्यू आपको नहीं दे रखी तो 9.8 लेनी पड़ेगी, और 9.8 लोगे तो ये वैल्यू 10 इंटू जी होती है ना, तो ये आ जाएगी 9.8। यहाँ से जो वैल्यू आएगी फिर 4.49 आएगी, ये वैल्यू फिर 49 पुट करोगे। ठीक है, 49 इक्वस टू एम इंटू ए, तो यहाँ से अब एक्सलेशन की वैल्यू आएगी 51/10 मतलब 5.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वो देख लेना जी की वैल्यू कौन सी कंसीडर करनी है आपको। यदि आपने 10 कंसीडर करी है तो आंसर आएगा 5, यदि 10 कंसीडर नहीं करी तो आंसर आएगा 5.1। वो डिपेंड करता है, यदि क्वेश्चन में जी की वैल्यू बोला है कि 10 लो तो ही 10 लेना, अदरवाइज आपको 9.8 ही लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block of mass 1 kg lies on a horizontal surface in a truck. Coefficient of static friction between block and surface is 0.6. If acceleration of truck is 5 meter per second square, the frictional force acting on the block is okay. ये ट्रक है भाई, अपना प्यारा ट्रक है, 1 kg का ब्लॉक इस पर रखा हुआ है। ठीक है भाई, ये भी प्यारा ब्लॉक है। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेसिस, अच्छा इन दोनों की सरफेस के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.6 है, अच्छी बात है। इफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ट्रक चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, चल दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज, तो इस ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? क्योंकि ये ब्लॉक चल नहीं रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसके मोशन को ट्रक में बैठ के ऑब्जर्व करता हूँ, तो इस पर एक पीछे की डायरेक्शन में लगेगा सूडो फोर्स, इसकी वैल्यू होगी एम इंटू ए, इसका मास 1 और इसका एक्सेलरेशन है 5, मतलब इसे पीछे की डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या लगेगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या लगेगा जी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इस पर लगेगा ये वाला फोर्स। ठीक, मतलब एम ए की वैल्यू, एफ की वैल्यू ये लगेगी। अब आप मुझे ये बताओ इसमें फ्रिक्शन लगेगा कितना? आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पर आप निकालो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन, म्यू एस की वैल्यू 0.6, ऐसा कर दोगे आप, मुझे पता है। म्यू एस की वैल्यू 0.6 इंटू एन की वैल्यू एम इंटू जी, इसका मास 1, जी की वैल्यू 10 ले लोगे, फटाफट 6 न्यूटन आप बोल दोगे कि इस पर फ्रिक्शन लग रहा है 6 न्यूटन। नहीं 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 नहीं, देखो मैक्सिमम फ्रिक्शन ये लग सकता है भाई, मैक्सिमम फ्रिक्शन ये लग सकता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन ये लग सकता है, लेकिन क्योंकि ये ब्लॉक यहाँ पर रखा हुआ है भाई, और ये ट्रक चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इस पर एक सूडो फोर्स लगेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का पीछे, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नहीं यार, ए बराबर एम ए हो गया ना, तो मास इसका 1 हो गया, ए की वैल्यू 5, तो ये 5 न्यूटन होगा, फोर्स की वैल्यू, फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पर पीछे की डायरेक्शन में, तो भाई इसमें फ्रिक्शन लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन, तो इसके मोशन करने की टेंडेंसी है किधर? पीछे की डायरेक्शन में, क्योंकि इस पर सूडो फोर्स पीछे लग रहा है, तो ये पीछे जाना चाहेगा लेकिन पीछे जा नहीं पाएगा, क्योंकि इस पर सूडो फोर्स कितना है? सिर्फ और सिर्फ 5 न्यूटन का, लेकिन इसमें लिमिटिंग फ्रिक्शन लग कितना सकता है? मतलब इसके पीछे की डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना लग सकता है? 6 न्यूटन का, तो भाई ये पीछे तो नहीं जाएगा, क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रहा है अभी वो कम है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो क्या इस पर फ्रिक्शन 6 न्यूटन लगेगा? नहीं, यदि इस पर 6 न्यूटन का फ्रिक्शन लगता तो भाई नेट फोर्स तो आगे आ जाता ना, 6 - 5 1 न्यूटन का, तो ये आगे मूव करने लग जाता, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपनी वैल्यू एडजस्ट करता रहता है, इट इज़ ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो यहाँ पर यदि पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 5, तो इस पर फ्रिक्शन भी लगेगा 5।
कब तक ये इक्वल रहेगा, जब तक इसका एक्सेलरेशन आगे बढ़ते बढ़ते 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं हो जाता। यदि 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है तो इस पर फोर्स इधर लगेगा 6 न्यूटन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कितना है 6 न्यूटन। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, बस इस पॉइंट तक की बात है। यदि आपने ये वैल्यू थोड़ी और बढ़ाई, मतलब 7 कर दी, अब गड़बड़ हो गई भाई। इधर 7 इधर 6, मतलब ये अब इधर मूव करने लग जाएगा। ये ब्लॉक ट्रक के अंदर रखा हुआ पीछे मूव करने लग जाएगा, और इस पर नेट फोर्स कितना होगा पीछे की डायरेक्शन में लगेगा 7, और आगे लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू इसका मास 1 इंटू इसका एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से पीछे मूव करने लग जाएगा। यदि ट्रक 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आगे जाएगा तो जो अंदर रखा हुआ ब्लॉक है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड, मतलब एक्सेलरेशन से पीछे मूव करने लग जाएगा ट्रक के अंदर। समझ गए ना बच्चों? समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 100 Newton force is applied to 10 kg block as shown in the diagram, then acceleration produced for slab, ये स्लैब है, ये ब्लॉक है। यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि पहले आप ये बताओ ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या इंडिपेंडेंटली अलग अलग मूव करेंगे। उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या तुम्हें याद है? बोलो बोलो। हाँ मुझे याद। फ्रिक्शन का डायग्राम, फ्रिक्शन का वीडियो देखना पड़ेगा तभी आपको मजा। उसमें क्या करते हैं, इसको फोर्स को हटाओ, मैं वो फोर्स निकालना चाहूँगा जब तक ये दोनों साथ साथ मूव करेंगे। यदि उससे ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो भाई ऊपर वाला ब्लॉक इसके रिलेटिव में मोशन करने लग जाएगा, मतलब ये आगे मूव करेगा और ये बेचारा पीछे कहीं छूट जाता है, मतलब ये इसके रिलेटिव में मूव करेगा। यदि उस फोर्स से कम फोर्स लगाओगे तो दोनों साथ साथ में मूव करेंगे, मतलब 10 kg इसके रिस्पेक्ट में 40 kg के रिस्पेक्ट में आगे नहीं भागेगा, दोनों साथ साथ में मूव करेंगे। तो वही मैं फोर्स निकालना चाहूँगा। वो फोर्स निकालने का एक तरीका होता है, वो ब्लॉक ढूंढो जिस पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन इस पे एक्ट कर रहा है स्लैब पर, वो भी आगे लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि भाई फोर्स लगाया ऊपर 10 kg पे, तो 10 kg का ब्लॉक 40 kg के रेस्पेक्ट में आगे जाना चाहेगा। तो 10 kg पे तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे पीछे, क्योंकि मुझे मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकालनी है अभी, कितना मैक्सिमम फोर्स लगाऊं ताकि दोनों साथ साथ में लगे। तो यहाँ पे म्यू एस इंटू एन, एन की वैल्यू इसके लिए ऊपर एन लगेगा नीचे एम जी, तो एन इक्वस टू एम जी। तो म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.6 इंटू एन की वैल्यू एम इंटू जी, मतलब 10 इंटू जी मतलब 10। जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं अभी, यहाँ पे 6 न्यूटन लग रहा है। जी की वैल्यू 9.8 भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप ये वैल्यू निकाल लोगे तो ये आएगी 6 इंटू 9.8, ये वैल्यू आ गई आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन की। क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स 10 kg पे पीछे लग रहा है तो इसका रिएक्शन इस पे लगेगा भाई आगे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 9.8। मैं 10 kg के लिए बना रहा हूँ ब्लॉक डायग्राम, इस पे इधर फ्रिक्शन कितना लग रहा है 6 इंटू 9.8। क्या इस पे नीचे इधर कोई फ्रिक्शन है? नहीं है, क्योंकि नीचे वाली सरफेस स्मूथ है। तो एफ नेट इस पे सिर्फ इतना ही है, इक्वल टू मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ से आपको मिल गई मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू। तब तक ये दोनों साथ में मूव करेंगे, इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन करोगे तो साथ में मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया तो आप इस मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकाल सकते हो। जब तक ये दोनों साथ साथ में चलेंगे निकाल लेंगे बिल्कुल। इस 10 kg पे नेट फोर्स है कितना आगे एफ, पीछे की डायरेक्शन में म्यू एस इंटू एन, मतलब 6 इंटू 9.8 इक्वल टू इसका मास 10 इंटू इसके एक्सेलरेशन इतना 40। यहाँ से आप एफ की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ रही है। यदि आप 10 वैल्यू ले लेते तो आपके लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है, ये ईजी हो जाता, थोड़ा सा ईजी हो जाता। ठीक है 10 ले लेता वैल्यू, यदि मैं वैल्यू 10 ले लेता, यदि ये वैल्यू 10 ले लेता तो भाई ये अपने लिए थोड़ा सा इजी हो जाता, ज्यादा 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 ज्यादा। ए की वैल्यू यहाँ से आ जाती 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एफ माइनस इस पे एफ आगे लग रहा है माइनस म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन 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 मतलब एम जी इक्वल टू एम इसका मास 10 इंटू इसका एक्सेलरेशन 1.5, 10 इंटू इसका एक्सेलरेशन 1.5। तो यहाँ से एफ की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 75 न्यूटन। तो
तो 75 न्यूटन तक फोर्स यदि आप इस पर लगाते तब ये दोनों साथ साथ में मूव करते, मतलब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई, दोनों साथ में मूव नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली फोर्स लगाया कितना है 100 न्यूटन, जो कि 75 से ज़्यादा है ऑब्वियसली। 75 से ज़्यादा है, मतलब दोनों साथ में मूव नहीं करेंगे भाई। साथ में मूव करते तो आपको आ जाता मज़ा। कैसे मज़ा आ रहा था, क्योंकि अब ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, दोनों के बीच में कैसा मोशन है, कंस्टेंट मोशन है। एक मूव कर रहा है, उसी से सेम दूसरे को मूव करना पड़ रहा है। जितने एक्सीलरेशन से ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर रहा है उतने एक्सीलरेशन नीचे वाले को मूव करना पड़ रहा है, मतलब कैसा मोशन है, कंस्टेंट मोशन है। कंस्टेंट मोशन है मतलब दोनों ब्लॉक साथ साथ में चल रहे हैं, दोनों का एक्सीलरेशन सेम है। आपको क्या करना होता है, एफ नेट इन सिस्टम इक्वल्स टू नेट मास ऑफ सिस्टम इनटू एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम। एफ नेट कितना इस पर एक्सटर्नल फोर्स है 10 न्यूटन। क्या नीचे कोई फ्रिक्शन है, नहीं है, मतलब यहाँ पे नेट कुछ नहीं है, तो मतलब सिर्फ 100 न्यूटन का फोर्स इंटू सिस्टम का मास 50 इंटू इसका एक्सीलरेशन, तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती। कब, जब इस पर फोर्स 75 न्यूटन से कम होता तब। लेकिन क्योंकि अब फोर्स 75 न्यूटन से ज़्यादा है, मतलब दोनों ब्लॉक इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे, तो कोई बात नहीं, दोनों के एक्सीलरेशन अलग अलग निकाल सकते हैं आप। इस पर नेट फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, पीछे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, क्या आप म्यू एस इंटू एन, नहीं, क्योंकि मैंने अब निकाल दिया, दोनों रिलेटिव मोशन कर रहे हैं। अब आपको म्यू एस काम में नहीं लेना, म्यू के काम में लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में हो रहा है रिलेटिव मोशन। यहाँ पर आप म्यू के इंटू एन, इस पर नेट फोर्स यदि आप इसका डायग्राम बनाओ, यदि बनाओ तो इस पर 100 आगे, पीछे की डायरेक्शन में म्यू के इंटू एन, म्यू के की वैल्यू 0.4, एन मतलब एम जी, एम 10, जी की वैल्यू 10 कंसीडर कर लेते, तो यहाँ से 40 वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से एफ नेट मैं लिखूँ इसके लिए, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू इसका एक्सीलरेशन। एफ नेट है किस पे, कितना इस पे 60, इधर 100, पीछे 40, तो नेट हो गया 60। किस डायरेक्शन में ये 60, इस डायरेक्शन नेट इतना है। एफ नेट इक्वल टू मास इंटू इसका एक्सीलरेशन, तो इसका एक्सीलरेशन आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सीलरेशन ये आ रहा है। नीचे वाले ब्लॉक का यदि एक्सीलरेशन निकालोगे, क्योंकि इसमें म्यू के कितना लग रहा है 0.4 इंटू एम इंटू जी, मतलब 40 न्यूटन। तो ये एक्शन है, तो इसका रिएक्शन इस पे लगेगा 40 न्यूटन, तो इस पे लगेगा 40 इधर, तो भाई ये मूव करेगा इधर। इस पर कितना फोर्स है, नेट 40 ही है सिर्फ, नीचे तो कोई फ्रिक्शन है नहीं, क्योंकि नीचे वाली सरफेस स्मूथ है। इक्वल टू मास इंटू इसका एक्सीलरेशन, यहाँ से इसके एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो नीचे वाला ब्लॉक जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ऊपर वाला चलेगा अभी जो निकाला था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों ब्लॉक अलग अलग मूव करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा। जिसका भी एक्सीलरेशन आपसे पूछा हो वो एक्सीलरेशन निकाल सकते हो। यदि जी की वैल्यू 10 नहीं लेनी होगी तो आप 9.8 लोगे। यदि आपको क्वेश्चन में दे रखी है 10 वैल्यू कंसीडर करो तो ही 10 कंसीडर करना, अदरवाइज यदि कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो जी की वैल्यू 9.8 कंसीडर करनी है। माइंड इट, माइंड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider a car moving along a straight horizontal road with a speed of this, okay, तो स्पीड दे रखी है कार की कितनी 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी भाई, इतनी स्पीड से कार मूव कर रही है। इफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड रोड इज 0.5, टायर और रोड के बीच में म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन विच द कार कैन बी स्टॉप। अब आपने क्या किया कि एक साथ पूरी ब्रेक लगा दी, पूरी की पूरी ब्रेक लगा दी। पूरी ब्रेक जब आप लगा दोगे, जब आप पूरी ब्रेक लगा दोगे तो कार रुकने की कोशिश करेगी। भाई कार अपने पीछे की डायरेक्शन में मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो हो सकता है वो लगाएगी, और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो सकता है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एस इंटू एन। एन यहाँ पर मास इंटू जी, तो एम इंटू जी, यही इसका नेट फोर्स लगेगा। नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी 0.5 इंटू जी। जी की वैल्यू 10 आप कंसीडर कर सकते हो, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये इसका एक्सीलरेशन है, नहीं, ये इसका डी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन है, क्योंकि आपने क्या किया, टायर पर ब्रेक लगा दी, तो फ्रिक्शन अपोज करेगा रिलेटिव मोशन को। तो रिलेटिव मोशन यदि आगे हो रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। मतलब एक्चुअली में मुझे ये वैल्यू माइनस के साथ लेनी चाहिए तो मज़ा आ जाए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विच कार कैन बी, यहाँ पर टाइम की कोई बात नहीं हुई, तो ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें टाइम की कोई बात नहीं होती है, कोई बात नहीं होती। आपको कार रोकनी है फाइनली, इनिशियली वो चल रही थी 20 से, +2 इंटू एक्सीलरेशन की वैल्यू इंटू एस, यहाँ से एस की वैल्यू आप निकाल सकते हो 400/10
इक्वस टू 40 मीटर। मतलब आपने ब्रेक लगा भी दी तो मिनिमम भाई इतनी डिस्टेंस तो वो कवर करेगी ही करेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने कौन सा फ्रिक्शन काम में ले लिया, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन तो इतना ही मैक्सिमम फ्रिक्शन वो प्रोड्यूस कर सकती है भाई। क्योंकि देखो सबसे मैक्सिमम फ्रिक्शन होता कौन सा है, सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन ही सबसे मैक्सिमम होता है, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तो मैंने आपको बताया। क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट जो होता है म्यू के, वो हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन के कोफिशिएंट से। ये बताया ना आपको, यदि कोई बॉडी मूव कर, किसी बॉडी को जस्ट मूव कराना है तो उसको मूव कराने के लिए जो फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए होती है, या फिर वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मूव कराने के लिए चाहिए होता है, वो सबसे ज़्यादा चाहिए। एक बार मूव करने लग गई तो जो म्यू के काम में आता है, यदि मूव करने लग गई तो अब जो उनके बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता रहता है। क्योंकि फ्रिक्शन को आपको बेसिक से समझना पड़ेगा, तो ये बात आप समझ जाओगे एक्चुअली में मैं क्या बोल रहा हूँ कि म्यू के की वैल्यू हमेशा म्यू एस से क्यों कम होती है। तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम जितना हो सकता था भाई, मैक्सिमम फ्रिक्शन रोकने के लिए जितना हो सकता था उतना पूरा का पूरा मैंने लगा दिया। क्योंकि मैंने मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन ही काम में ले लिया भाई। इससे ज़्यादा फ्रिक्शन तो कार कभी भी प्रोड्यूस कर ही नहीं सकती। क्योंकि म्यू के यदि काम में लोगे तो वैल्यू कम आएगी, क्योंकि म्यू के की वैल्यू कम होती है। तो म्यू के मैंने काम में नहीं लिया। स्टैटिक फ्रिक्शन भी धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन लिमिटिंग से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने मैक्सिमम जो फ्रिक्शन हो सकता था वो काम में ले लिया। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगी 40 मीटर तो चलेगी ही चलेगी रुकते रुकते। जिस टाइम से आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट करी और जिस टाइम पे वो कम्प्लीटली रुकी, उन दोनों टाइम के बीच में 40 मीटर वो चल चुकी होगी। इससे ज़्यादा ही चलेगी, कम नहीं चल सकती। 40 मीटर से कम नहीं चल सकती। ज़्यादा क्यों चल सकती, यदि म्यू एस की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन ना लग के उसमें म्यू के लग रहा हो, ठीक है, यहाँ पे समझ रहे हो ना, मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन ना लग के कम फ्रिक्शन लग रहा हो तो भाई वो ज़्यादा चली जाएगी, ज़्यादा चल जाएगी, लेकिन मिनिमम इतना तो चलना ही पड़ेगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हैवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल था। ओके, एक चेन है भाई, एक चेन है जिसको कुछ भी चैन नहीं है। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मुझे हाई तड़पाए मेरी जान, ये क्या मुझे होने लगा, ये बोल रहा है भाई कि एक चेन है जो ऐसे टेबल पर रखी हुई है, उसका कुछ पार्ट नीचे लटक रहा है, कुछ पार्ट इस पर रखा हुआ है। ये पूछ रहा है कि कितना पार्ट मैक्सिमम इस, कितना फ्रिक्शन इसका चेन का लटक सकता है। तो मैं मान लेता हूँ इस चेन की टोटल लेंथ एल है, टोटल लेंथ एल है, जिसका एक्स पार्ट नीचे लटक रहा है, तो यहाँ पर ये पार्ट हो जाएगा एक्स वाई एल इंटू एम, ये इसका मास हो जाएगा। क्योंकि मैंने मान लिया कि टोटल लेंथ एल है जिसका एक्स पार्ट लटक रहा है, तो यहाँ पे कितना फ्रिक्शन हो जाएगा एक्स वाई एल, और इसके मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये लटकने वाली चेन का मास आ जाएगा। अब मुझे इस चेन का मास निकालना है, तो क्योंकि एक्स पार्ट लटक रहा है तो बचा हुआ कितना होगा एल माइनस एक्स। यदि एक्स पार्ट लटक रहा है भाई टोटल एल में से, तो बचा कितना एल माइनस एक्स, तो इसका इस वाले पार्ट का मास हो जाएगा ये, जो रखा हुआ पार्ट है उसका मास आ जाएगा ये, इस फ्रिक्शन का मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मास आ जाएगा। ये बात आप समझ पाए या नहीं, नहीं समझ पाए। मैं मान लेता हूँ कि ये चेन है, उसका वेट है 20 kg, ठीक है 20 kg। अब मैंने बोल दिया इसका 60% नीचे लटक रहा है, तो भाई 60% नीचे लटक रहा है तो 60% का मास कितना हो जाएगा 12। तो मतलब नीचे लटकने वाले पार्ट का हो गया 12, और बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा 12 और 8 20, बचा हुआ 8। समझ गए ना, ऐसे मैंने मान लिया कि फ्रिक्शन जो नीचे लटक रहा है उसका मास है एक्स वाई एल इंटू एम, जो बच गया इसके ऊपर रखा हुआ है वो एक्स वाई एल इंटू एक्स एल माइनस एक्स वाई एल इंटू एम, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है कि आप मैक्सिमम कितनी लेंथ नीचे लटका सकते हो ताकि ये चेन नीचे गिरना स्टार्ट नहीं करे। तो क्या करना है, इस वाले पार्ट का जो एम जी होगा, इस वाले पार्ट का जो एम जी की वैल्यू आएगी, एम जी होगा कितना इसका, इसका एम जी होगा कितना, वो होगा एक्स वाई एल इंटू एम, ये तो हो गया इसका मास इंटू जी, बस ये एम जी हो गया इसका। ये इक्वल होना चाहिए इसके जो लिमिटिंग फ्रिक्शन इस पर लग सकता है पीछे इसके, तभी तो ये दोनों, क्योंकि इस पर नीचे फोर्स लग रहा है कितना इतना, और इसको पीछे इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू आपको दे रखी है 0.25, ये दे रखी है देखो 0.25 मतलब 1/4 इंटू एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके लिए एम इंटू जी, तो इसका मास है कितना एल माइनस एक्स वाई एल इंटू एम, ये इसका मास है। समझ रहे हो लोग क्यों इसका मास ये मैंने बोला है, क्योंकि टोटल मास मैंने एम माना है जिसमें थे एल माइनस एक्स वाई एल पार्ट का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम इंटू म्यू एस इंटू एम, तो मास ये इंटू जी, तो ये जी से जी गया, एम से एम गया, एल से एल गया, यहाँ से 4 उधर मल्टीप्लाई कर दो तो 4x इक्वस टू एल माइनस एक्स,
ठीक है जी। तो 5x इक्वल टू एल, 5x इक्वल टू एल, 5x इक्वल टू एल। ठीक है। तो आपसे पूछा है, तो यहाँ से एक्स वाई एल की वैल्यू कितनी आ रही है? एक्स वाई एल की वैल्यू आ रही है 1/5। एक्स वाई एल की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/5। यदि एक्स वाई एल की वैल्यू 1/5 आ रही है तो यहाँ पे कितना फ्रिक्शन लटक रहा है? ये लटक रहा है एक्स वाई एल इंटू एम। तो एक्स वाई एल मतलब 1/5 इंटू एम। तो इसका मैं परसेंटेज निकालना चाहूँ तो 1/5, अरे चल जा भाई, अरे चल जा भाई, 1/5 इंटू 100, यही निकालूंगा मैं। तो ये 1/5 किधर क्या हो गया इसको, तो ये 1/5 इंटू 100 यदि मैं कर दूंगा तो ये आ जाए 20%। तो इसका आंसर है 20%। बस इतना याद रखना, इसका आंसर कितना है? 20%। क्योंकि 1/5, क्योंकि कितना पार्ट लटक रहा है? एक्स वाई एल इंटू एम। तो एक्स वाई एल है कितना? 1/5। तो 1/5 इंटू एम लटक रहा है, मतलब ये कितना परसेंटेज हो गया टोटल का? 1/5 इंटू एम, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/100/5 कितना? हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज की क्या देखने वाले हैं, अभी ये लास्ट न्यूमेरिकल जो बच गया था उसको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया था, लेकिन मुझे वापस रिकॉर्ड करके ऐड करना पड़ेगा इस वीडियो में, क्योंकि वो मेरा पेन काम नहीं कर रहा था ना, तो ये मुझे वापस रिकॉर्ड कर लेता हूँ। कोई बात नहीं। देखो ये क्या न्यूमेरिकल क्या है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अ बॉडी स्लाइड्स डाउन एट 45 डिग्री इंक्लाइन प्लेनिंग in twice the time it takes to slide down the same distance in the absence of friction। okay, तो देखो यदि कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन एंगल 45 डिग्री है, तो भाई जब इस पे फ्रिक्शन नहीं होता तब इस पे एक्सलेशन कितना होता है? ए इक्वल टू जी साइन थीटा। ये अपन देख चुके हैं या नहीं? बिल्कुल देख चुके हैं जी। ए इक्वल टू जी साइन थीटा। यदि सेम प्लेन है, सेम लेंथ है, ये लेंथ यदि यहाँ से यहाँ तक इसको एल स्लाइड करनी है तो दूसरे पर भी एल ही स्लाइड करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस केस में जो एक्सलेशन आता है यदि फ्रिक्शन होता है तो वो कितना आता है? जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। यही आता है भाई, यही आता है, बिल्कुल आता है। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो टाइम लग रहा है, मतलब जब फ्रिक्शन नहीं है, तो यदि टाइम t1 लग रहा है तो दूसरे केस में जो टाइम लग रहा है ना जब फ्रिक्शन है, तब टाइम 2t लग रहा है। लगना भी चाहिए, मतलब 2t तो नहीं, लेकिन इससे टाइम ज्यादा ही लगना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन की वजह से भाई टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्योंकि फ्रिक्शन क्या करेगा? पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स प्रोवाइड करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे नीचे खिसक पाएगा और टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं निकाल देता हूँ फर्स्ट केस के लिए, केस नंबर 1 के लिए। केस 1 के लिए मैं टाइम देखूं यदि, तो मैं टाइम टाइम और डिस्प्लेसमेंट दो चीजें दे रखी हैं। डिस्प्लेसमेंट एल है दोनों केस में, और टाइम यहाँ पे टी, यहाँ पे टू टी। तो भाई ये बताओ, मुझे बता दो बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये बता दो मुझे कि मुझे कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। टाइम की बात हो रही है, मतलब थर्ड इक्वेशन तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे टाइम होता ही नहीं है। अब टाइम और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। डिस्प्लेसमेंट और टाइम कौन सी इक्वेशन में आते हैं? सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन यूज करो फर्स्ट केस के लिए। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जू टी स्क्वेयर, मतलब ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे एस कितनी है भाई? एल है। ठीक है, यू टी मतलब जीरो, क्योंकि इनिशियली बस स्लाइड करना स्टार्ट करूंगा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। हाफ एक्सीलरेशन कितना है फर्स्ट केस में? जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। फर्स्ट केस में जो टाइम है टी स्क्वायर। सेकंड केस में यदि इसको लगाएं तो एल, क्योंकि इसमें भी डिस्टेंस यही है, जीरो इंटू टाइम टू टी प्लस हाफ। अब जी की जगह जो वैल्यू आएगी, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू टू टी का स्क्वायर, मतलब वो 40 स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को जब डिवाइड करोगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 जब आप करोगे भाई, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करोगे, मतलब 1/1, क्योंकि एल बाई एल मतलब ये कट जाएगा। यहाँ पे ये तो जीरो, तो ये तो हट ही जाएगा। हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, ये ऊपर, नीचे कितना आ रहा है? हाफ जी अंदर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और इधर आ रहा है 4t स्क्वायर। ठीक है, ये वाली टर्म कट गई, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर चला गया, 4 को ले जाता हूँ इधर, मतलब पूरी टर्म को इधर ले जाता हूँ, तो कितना आ जाएगा ये? 4 साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू, वैल्यू आएगी साइन थीटा, ये वैल्यू आएगी। आगे फर्दर, आगे फर्दर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स लगानी है आपको। क्या लगानी है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स लगानी है। इधर आएगा 4 साइन थीटा, इसको भी इधर ले आते हैं साइन थीटा को, तो ये हो जाएगा ये, और अंदर 4 से मल्टीप्लाई होके मैं इसको इधर ले जाऊं तो 4 म्यू कॉस ऑफ थीटा।
यहाँ पे बचा कितना 3 साइन थीटा इक्वल टू 4 म्यू कॉस ऑफ थीटा। थीटा की जगह सब जगह रख दो 45, सब जगह रख दोगे 45 क्योंकि इंक्लाइन का एंगल 45 है। तो म्यू क्योंकि 45 है तो साइन थीटा और कॉस थीटा 45 डिग्री पे सेम होते हैं 1/√2। तो यहाँ से ये दोनों कट कर दिए मैंने। म्यू की वैल्यू आई 3/4 मतलब 0.75। एग्री और नॉट, हैप्पी और नॉट, आया मजा या नॉट? तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये क्वेश्चन भी इस तरह से सॉल्व हो गया। फाइनली सारे क्वेश्चन आपके लिए खत्म हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। ओके, इसको मैं गेट देता हूँ। मुझे दोनों